हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कक्षा 6 की आरबीएसई बोर्ड में चलने वाली साइंस की एनसीईआरटी बुक का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम था भोजन ये कहाँ से आता है की स्टडी की। आज हम देखेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक। भोजन क्या होता है? भोजन पदार्थों का वह मिश्रण होता है जिससे हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यंजन या खाद्य पदार्थ एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें पोषक या भोजन के घटक कहा जाता है। ये भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व या घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल। हमारी इस एनसीईआरटी की बुक में एक सारणी दी गई है जिसके अंदर विभिन्न राज्यों के 2 राज्यों के यहाँ पे अन्न के व्यंजन और कुछ सब्जियाँ वगैरह बताई हुई हैं। देख लेते हैं हम। पंजाब राज्य के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे अन्न का व्यंजन जो है मक्के की रोटी, दाल या मांस का व्यंजन राजमा, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजन जैसे दही, घी आदि। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में अन्न का व्यंजन चावल, दाल या मांस का व्यंजन अरहर की दाल तथा रस्म, चारू और सब्जियों के रूप में कुंदरू तथा अन्य व्यंजन के रूप में मट्ठा, घी, अचार आदि। अगला टॉपिक है पोषक तत्वों का परीक्षण। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर देखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल, ये सब जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं। इनके परीक्षण दे रखे हैं। कुछ जो पोषक तत्व हैं उनके परीक्षण हमारी बुक में दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। इनमें जनरली जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो परीक्षण होते हैं वो अन्य पोषक तत्वों के परीक्षणों से सरल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। सबसे पहले हम मंड के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। मंड का परीक्षण। मंड क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के अंतर्गत मंड और शर्करा के रूप में होता है। तो मंड का परीक्षण कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस भी खाद्य पदार्थ में हमको मंड की उपस्थिति का पता करना है तो उसमें क्या करते हैं कि उस खाद्य पदार्थ का या कच्ची सामग्री का हम थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे और उसके अंदर तनु आयोडीन विलयन के 2 से 3 बूंदे डालेंगे और खाद्य पदार्थ के ऊपर जो भी रंग में परिवर्तन होगा उसका निरीक्षण करेंगे। अगर वो होने वाला रंग परिवर्तन काला या नीला हो जाता है, अर्थात उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, तो यह नीला या काला रंग उस खाद्य पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है बुक के अंदर कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है, इसका तनु आयोडीन सॉल्यूशन हम यहाँ पे काम में लेते हैं और आयोडीन का जो तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी हुई जो परख नली होती है उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देते हैं तो वो आयोडीन का तनु विलयन बन जाता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण। खाद्य पदार्थ या जो भी कच्ची सामग्री होती है जिसमें हमको प्रोटीन की उपस्थिति देखनी है उसकी अल्प मात्रा लेते हैं। अल्प मात्रा यानी कि किसी भी चीज़ की हम जब स्टडी करते हैं तो उसकी थोड़ी सी मात्रा ही काम में लेते हैं, इसलिए अल्प मात्रा के रूप में लेते हैं जिस भी चीज़ का हमको परीक्षण करना होता है उसको। अब यहाँ पे जैसे हमको प्रोटीन का परीक्षण करना है तो जिस भी खाद्य पदार्थ में हमको प्रोटीन देखना है उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसको जल में घोल लेते हैं, उसको जल के अंदर। अब इसमें ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा का विलयन मिलाते हैं और अच्छी तरह से हिला करके कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं। यदि यह पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं अगर वो ठोस रूप में होता है तो उसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं या फिर मसल लेते हैं और फिर उसको काम में लेते हैं। यहाँ पर जो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन काम में लेते हैं उसको बनाने का भी बताया हुआ है बुक के अंदर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है ये। और जो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनाते हैं? 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अबिस्ट कास्टिक सोडा विलयन हमको मिल जाता है। आगे हम देखते हैं वसा का परीक्षण।
वसा का परीक्षण करने के लिए जिस भी खाद्य पदार्थ में हमको वसा की उपस्थिति देखनी है, उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसको कागज़ के ऊपर रख कर के उसके टुकड़े वगैरह जो होते हैं उसको कागज़ के ऊपर रखते हैं। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर खाद्य पदार्थ गीला होता है या उसमें आर्द्रता होती है तो उसको पहले उस कागज़ में डाल करके सुखा लेते हैं और उसके बाद उसको कागज़ पे रख करके और उसमें कागज़ में लपेट देते हैं और फिर उसको हल्का सा कूटते हैं। कूटने से क्या होता है कि जो भी उसमें वसा होती है, वसा के रूप में जनरली हम तेल या घी की उपस्थिति देखते हैं। तो कागज़ पे अगर तेल के धब्बे लग जाते हैं तो यही जो तेल के धब्बे लगते हैं वही उस पदार्थ के अंदर वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। और अगर ये तेल के धब्बे लगे हुए कागज़ को अगर हम किसी प्रकाश के सामने ले जाते हैं तो हमको धुंधला दिखाई देता है, यही वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे टॉपिक दे रखा है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर इन दोनों में से देखें कि कौन ज़्यादा ऊर्जा देता है तो वसा ज़्यादा देती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन क्योंकि दोनों ही हमको ऊर्जा देते हैं, इसलिए दोनों को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट जनरली हमको गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का आदि से प्राप्त होता है। और वसा के रूप में अगर हम देखते हैं तो वसा हमको पादप स्रोत से भी मिलती है और जंतु स्रोत से भी मिलती है। पादप स्रोत जैसे कि मूंगफली, गिरी तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि जनरली जो ऑयल होते हैं उनसे हमको वसा मिलती है। और जंतु स्रोत के रूप में जैसे कि मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन आदि होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होते हैं शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसको हम शरीर वर्धक ये भोजन भी कह देते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कह देते हैं। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हमको पादप स्रोतों से भी प्राप्त होता है और जंतु स्रोतों से भी प्राप्त होता है। पादप स्रोत जैसे कि सोयाबीन, मूंग, चना, मटर, तुअर की दाल, राजमा वगैरह इनसे मिलती हैं। जंतु स्रोत के रूप में जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि से प्राप्त होती हैं। विटामिन्स। आगे हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन के स्रोत। विटामिन्स जो होते हैं जनरली कई प्रकार के होते हैं। विटामिन्स मुख्यतः जो होती है ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन्स के मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल, आम आदि होते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी जो होती है पूरे कॉम्प्लेक्स के रूप में ही हमको मिलता है और ये जो होती है इसका विटामिनों का एक समूह होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत जो है गेहूँ, चावल, यकृत वगैरह आदि होते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी ये बहुत सारे रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है और प्रमुख स्रोत इसके जैसे कि संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आदि जो होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं अंडे, मछली, दूध, मक्खन आदि होते हैं। हमारा शरीर जो होता है वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में निर्मित होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन ये अल्प मात्रा भी अति आवश्यक होती है। अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं खनिज लवण। खनिज लवण जो होता है ये शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। इनकी भी हमको अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है, लेकिन अल्प मात्रा की उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ खनिज लवण और उनके स्रोत दिए हुए हैं। आयोडीन। आयोडीन जो होती है जनरली हमको पालक और अदरक वगैरह से मिलती है। फोस्फोरस दूध, केला वगैरह से मिलता है। लोहा पालक, बैंगन वगैरह से मिलता है। और कैल्शियम दूध, अंडे वगैरह जो होते हैं उनसे प्राप्त हो जाता है।
आगे एक नोट के रूप में लिखा हुआ है कि चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से बहुत ही अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से बहुत ही अधिक होती है, अतः चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे, जिन्हें हम रुक्सांश भी कहते हैं, और हमारे शरीर में इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और रुक्सांशों की मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? साबुत अनाज, दाल और आलू, ताजी फल, सब्जियां वगैरह, इनसे हमको रुक्सांश प्राप्त होता है। रुक्सांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव होता है। और ये क्या करता है? भोजन का आयतन बढ़ा देता है, जिससे पाचन वगैरह में सहायता होती है। और रुक्सांश जो है बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीना वगैरह, उनको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके प्रमुख स्रोत हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध, जल, चाय और अन्य जो कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जल प्रचुर मात्रा के अंदर होता है। संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर और फाइबर्स वगैरह, ये सभी पोषक तत्व में आते हैं। यदि आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। भोजन को पकाने पर इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो इसका स्वाद बढ़ जाता है और शरीर के द्वारा इसको पचाने में आसानी होती है। कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है, जैसे विटामिन सी जो होता है वो आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। भोजन को उबालने पर कई प्रोटीन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक वसा युक्त भोजन लेने से मोटापा बढ़ जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो बुक के अंदर दिए हुए हैं। आगे दे रखा है अगला टॉपिक, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग ये वे रोग होते हैं जो कि किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं। जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और ये लंबी अवधि तक रहता है तो इससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जनरली हम प्रोटीन की कमी से क्वासियोर का रोग पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिन दिए हुए हैं कि प्रोटीन की कमी से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारियाँ और पैचेस आदि रोग होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है, यानी कि अगर हमें अभावजन्य रोग से बचना है तो संतुलित आहार ही लेना होगा। आगे बुक के अंदर कुछ विटामिन्स, खनिज लवण और उनसे उनके अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग दिए हुए हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता अर्थात दृष्टि से संबंधित जो रोग होते हैं जैसे रतौंधी वगैरह, जीरोफिलिमिया आदि जो रोग है वो हो जाते हैं। इसके लक्षण दृष्टि कमजोर हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है और कई बार रात्रि में बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये दृष्टि से संबंधित रोग होते हैं। आगे विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 जो होती है इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण जैसे दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, तो ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इस रोग के अंदर मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना आदि प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे विटामिन डी जो होती है इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण जैसे अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, ये रिकेट्स रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये तो थे विटामिन के कारण होने वाले रोग। और आगे हम देखते हैं कुछ खनिज लवणों के कारण होने वाले रोग दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है और अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थियां कमज़ोर और दंत क्षय
हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से गेंगा या गोइटर रोग हो जाता है और इसके प्रमुख लक्षण जैसे गर्दन की ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है और बच्चों के अंतर्गत मानसिक विकलांगता, कमजोरी वगैरह उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही अगर लोहा या आयरन की कमी से अगर हम रोग देखते हैं तो अरक्तता या एनीमिया रोग हो जाता है और इसके प्रमुख जो होती हैं, इसके प्रमुख लक्षण होते हैं कमजोरी आ जाती है इसकी। आगे बुक में कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों से हम पूरा चैप्टर भी वापस रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसके अंदर सभी पोषक तत्व और जो भी भोजन के घटक होते हैं वो सभी संतुलित मात्रा के अंदर और उचित मात्रा में उपस्थित होती हैं, तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार लेने से जो अभावजन्य रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। आगे शब्द दिया हुआ है बेरी बेरी। अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन B1 की कमी से जो होती है बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसके अंतर्गत पेशियाँ बहुत ही दुर्बल हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में भी कमी हो जाती है। आगे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था कि ये भोजन का प्रमुख घटक होता है और इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि वसा से कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा प्रदान करने वाला ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन का घटक होता है। और आगे ऊर्जा दे रखा है। ऊर्जा यानी कि जो हमको कार्य करने की शक्ति या क्षमता मिलती है भोजन से, वो ऊर्जा होती है। और वसा भी भोजन का प्रमुख घटक होता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिज लवण यानी कि जो भी धातुएं वगैरह कुछ होती है, धात्विक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। और पोषक जो हमारी भोजन के अंतर्गत उपस्थित कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रोटीन भी भोजन का प्रमुख घटक होता है और ये मुख्यतः हमको सोयाबीन वगैरह उनसे प्राप्त होता है। रुक्सांस जो होते हैं ये हमारे शरीर में जो होती है भोजन के अंतर्गत पाचन में सहायक होता है। और स्कर्वी रोग जो होती है विटामिन C की कमी से होता है। इसके अंतर्गत मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना आदि लक्षण देखने को मिलता है। मंड जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है हमारे शरीर के अंतर्गत मंड और शर्करा के रूप में स्टोर होता है। आगे विटामिन, जिसकी स्टडी अभी हमने करी थी कि विटामिन जो होती है कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो होती है A, B, C, D, E और K विटामिन होते हैं, जिनकी कमी से होने वाले रोग भी हमने देखे थे अभी। आगे एक लाइन दी हुई है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अब हम इसके देखते हैं, पीछे अध्याय के पीछे दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, वाटर, ये सब जो होते हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न के नाम बताइए, यानी कि कुछ लाइनें दी हुई है और उनके आधार पर उनकी जो होती है आंसर्स हमको बताने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है कि ऐसा पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो होती है प्रमुख रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। सी पॉइंट दिया हुआ है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, तो दृष्टि के लिए तो विटामिन A होता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, अस्थियों के लिए खनिज बताना है तो कौन सा होता है? कैल्शियम। और अगर विटामिन पूछता तो वो कौन सा हो जाता है? विटामिन D। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। ये पोषक तत्व दिए हुए थे, इनके आंसर से यानी कि जिससे भी ये मुख्य रूप से हमको मिलता है, जैसे वसा घी और दूध से मिलती है, मंड जो होती है चावल, आलू वगैरह से मिलता है, और अनाज वगैरह भी से भी मिलता है। बस हमको दो के नाम लिखने थे। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस किस से हमको मिलता है। आहारी रेशे जैसे कि सब्जी, फल वगैरह हैं, उनसे हमको आहारी रेशे मिलते हैं, यानी रुक्सांस। और प्रोटीन सोयाबीन, राजमा वगैरह इनसे प्राप्त होता है। आगे 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही है और कौन से गलत हैं, ये कथन दिए हुए हैं। इसमें हमको सही कथन देखना है। पहला कथन दे रखा है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि केवल चावल खाने से ही अगर हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते तो केवल हम चावल ही खा लेते, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है संतुलित आहार खाकर के अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो अभावजन्य रोग से बचा जा सकता है, तो ये सही पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हमको संतुलित आहार लेना है तो उसके अंतर्गत नाना प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पोषक तत्व है वो खाद्य पदार्थ में उपस्थित होने चाहिए। अगला पॉइंट दे रखा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट, ये के वाला और गे वाला, ये तो गलत हो जाते हैं, और खे और गे ये दोनों सही है। तो आंसर के रूप में यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट, खे और गे। अगला पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं और उसमें हमको आंसर्स फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान और विटामिन डी के अभाव से होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो यहाँ पे रिकेट्स आ जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो बेरी बेरी नामक रोग तो विटामिन B1 की कमी से होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन B1। अगला पॉइंट दे रखा है विटामिन सी के अभाव से रिक्त स्थान नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला पॉइंट दे रखा है हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। थैंक्स फ्रेंड्स।